हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का एक चैप्टर है ये। इसको एनसीईआरटी बुक से डिटेल में कवर कर लेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमने पढ़ा था कि मूवमेंट जो होते हैं ये एक टाइप का इंडिकेशन है कि उस ऑब्जेक्ट में क्या है, लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट करते हैं। ये बात हमने जाना था। इसी मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ये मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मतलब हम समय के साथ साथ बड़ा हो रहे हैं अपने साइज में, एक प्लांट बड़ा हो रहा है तो ये मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक है। और दूसरा वो मूवमेंट होता है जो कि ग्रोथ रिलेटेड ना हो। इस टाइप के मूवमेंट को कहते हैं मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, हमारे आसपास के सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ और उसके रेस्पॉन्स में हम जो मूवमेंट करते हैं वो इस टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, या फिर स्टिमुलस सिंगुलर हो गया, प्लूरल बहुत सारे फैक्टर है बाहर में तो स्टिमुली बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म भी आप अपने बुक में लिख लीजिए। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस या फिर रेस्पॉन्स टू स्टिमुली ये ऐसे मूवमेंट है जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते। बाहर में कुछ चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट ये कहलाता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैक्सिमम मूवमेंट तो इसी टाइप का होता है। जैसे कि एक कैट रनिंग, एक बिल्ली अगर दौड़ रही है तो हो सकता है बहुत सारा फैक्टर हो, कोई उसको मार रहा हो या फिर उसने कोई चूहा देख लिया हो उसलिए वो दौड़ रही है, ठीक है। तो ये मूवमेंट है इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज। बच्चे झूला झूल रहे हैं क्योंकि वो पार्क गए होंगे, ठीक है, वहाँ पे झूला होगा, झूला खाली होगा, बहुत सारे फैक्टर है, उसके रेस्पॉन्स में ये एक्टिविटी मूवमेंट हो रहा है। बफेलो चीविंग कर, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। इन सभी मूवमेंट का ये जो रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस है, इन सभी मूवमेंट का एक कॉमन फीचर है कि ये मूवमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बिल्ली दौड़ रही है तो दौड़ते चले जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर उसको रुकना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, कुछ समय के लिए दौड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। इस कंट्रोल होना चाहिए ये मूवमेंट, ऐसा नहीं कि चलते जा रहा है। कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेटेड भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड समझ रहे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड, चैप्टर का नाम ही है ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में हमें इसी टाइप के मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ये मूवमेंट होता कैसे है, कैसे करते हैं, बॉडी का कौन सा पार्ट ये करता है, कौन सा सिस्टम ये सब मूवमेंट करता है, इस चीज़ को डिटेल में समझना है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट टाइम में बोला गया है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए हमारा शरीर में एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, उसमें कुछ टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे, पहले एनिमल्स का पढ़ लेते हैं फिर प्लांट्स का पढ़ेंगे, ठीक। देखिए एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है उसको नर्वस सिस्टम पूरा करता है। नर्वस सिस्टम यानी हमारा दिमाग वाला सिस्टम, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए कि हमारा हाथ गलती से कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लेता है, ठीक है। तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो डिटेक्ट करना पड़ेगा, यानी हमें समझना पड़ेगा, हमारा दिमाग ये बात को समझेगा कि हमने कुछ गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, ठीक है। समझने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, वो हाथ को हटाएंगे उस गर्म ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं। तो यही चीज़ अब मेन हमारा टॉपिक हो गया कि हम कैसे किसी स्टिमुलस को यानी किसी एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और कैसे फिर उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले डिटेक्शन समझ लेते हैं फिर रेस्पॉन्ड समझेंगे। इस टॉपिक में हमें डिटेक्शन समझना है। देखिए हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले all information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक सेल्स यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं नर्व सेल्स। इसको नर्व सेल्स को न्यूरॉन भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। पहला बात हमने जाना कि जितने भी इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको कौन डिटेक्ट करता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में स्पेशल सेल्स है जिसको नर्व सेल्स कहते हैं। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नर्व सेल का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये नर्व सेल का जो स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, ठीक है, यही वो इन्फॉर्मेशन को
गैदर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। ये बात याद कर लीजिए आपसे। ये रिसेप्टर्स यूजुअली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में। कहाँ से हम मतलब बाहर का जानकारी कहाँ से लेते हैं, तो आँखों के जरिए, कान, नाक, स्मेल, टेस्ट के जरिए, या फिर टंग, स्किन, ये पांचों सेंस ऑर्गन्स में ये रिसेप्टर्स यानी ये जो नर्व सेल्स है ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ दो टाइप का रिसेप्टर्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ऐसे रिसेप्टर्स जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करे उसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है पहले। उसी तरीके से ऐसे रिसेप्टर्स, ऐसे सेल्स जो कि स्मेल को डिटेक्ट करे उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। समझ रहे हैं, मतलब रिसेप्टर समझ रहे हैं, ये ऐसे नर्व सेल्स हैं जिनमें गंध को पहचानने का शक्ति होता है। उसी तरीके से गस्टेटरी रिसेप्टर ऐसे नर्व सेल्स हो गए, ऐसे न्यूरॉन्स हो गए जिनको टेस्ट आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी होता है जिनमें, ठीक है। उसी तरीके से एक और हम टर्म बोलते हैं, ये आप गेस कीजिएगा ये क्या डिटेक्ट करता होगा, फोटो रिसेप्टर। ये जो नर्व सेल है ये बताइए क्या डिटेक्ट करता होगा, तो फोटो है यानी लाइट, ये लाइट रिसेप्टर मतलब डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये फोटो रिसेप्टर कहाँ मिलेगा हमारे शरीर में, तो आंखों में मिलेगा, है कि नहीं। उसी तरीके से गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे शरीर में कहाँ मिलेगा, तो ये टेस्ट डिटेक्ट करता है। हम टेस्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं, इस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से, टंग से। तो टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर मिलेगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे नोज में मिलेगा। समझे कि नहीं, चलिए। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, एक बार रिकैप करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। हमें डिटेक्ट करना है कि बाहर में कुछ चेंज हुआ है। डिटेक्ट करने के लिए हम इसी नर्व सेल्स का स्पेशलाइज्ड टिप्स को यूज़ करते हैं। ये सब जो इसका पार्ट है यही इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, इसीलिए नर्व सेल को रिसेप्टर्स कहा गया है। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मेनली सेंस ऑर्गन्स। ऐसे तो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, लेकिन ये सेंस ऑर्गन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। दो टाइप के रिसेप्टर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी। इतना तक समझे, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिस इंफॉर्मेशन acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electric impulse। ये लाइन को समझना इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, ये जो नर्व सेल का जो, देखिए ये एक नर्व सेल का डायग्राम है। इसका 3 पार्ट है। सबसे पहले डेंड्राइट, जो कि ये एंड पार्ट मतलब टिप हो गया, ठीक है। पहला हो गया डेंड्राइट, दूसरा हो गया सेल बॉडी, और तीसरा हो गया एक्सॉन, ठीक है। ये मेनली 3 पार्ट यहाँ पे होता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है बाहर में जो भी चेंज हुआ वो इन्फॉर्मेशन कौन एक्वायर करता है, एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। ये जो डेंड्राइट का तो एंड है, यहाँ पे जो टिप है यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर होता है, ठीक है। जो भी हमने स्मेल डिटेक्ट किया, टेस्ट डिटेक्ट किया, लाइट डिटेक्ट किया, टच डिटेक्ट किया, जो भी डिटेक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। इसके बाद इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन के तहत एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इतना समझे। अब ये बहुत ही लंबा थोड़ा प्रोसेस है, हमें लिमिटेड ही चीज़ पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इतना सिर्फ समझ कर रखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आया उस इन्फॉर्मेशन को एक केमिकल रिएक्शन करके उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक टाइप का करंट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि वो तेज़ी से बॉडी में ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है। अब ये जो मैसेज है, मैसेज अब किस में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट से होते हुए ये इन्फॉर्मेशन अब कहाँ आ गया, बीच में आ गया, सेल बॉडी में आ गया, ठीक है। एंड देन अलाउंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। फिर सेल बॉडी से होते हुए ये इन्फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जा रहा है, एक्सॉन की तरफ जा रहा है। एक्सॉन से होते हुए फिर कहाँ पे आ जाएगा, वो नर्व एंडिंग पे आ जाएगा। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे इसको फिर से एक दूसरा नर्व सेल यानी न्यूरॉन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये एक सेल बॉडी हो गया और ये डेंड्राइटिक टिप है जो कि इसके कॉन्टेक्ट इस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बीच एकदम चिपका हुआ नहीं रहता है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, समझे। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron। देखिए
एट द एंड ऑफ द एक्सॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टार्ट हुए, फिर यहाँ से जाते हुए सेल बॉडी से होते हुए एक्सन से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक नर्व सेल है, तो दोनों चिपके नहीं होते, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स समझ रहे हैं, साइनैप्स, द गैप, स्मॉल गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। इस गैप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये तो सिर्फ न्यूरॉन से ही ट्रैवल हो पाएगा। अब यहाँ पे गैप है, इस गैप में कैसे ट्रांसपोर्ट हो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक केमिकल रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड में जाके केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरली कहते हैं, ठीक है। और फिर दिस केमिकल्स क्रॉस द कैप, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कन्वर्ट हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स में, एक केमिकल में कन्वर्ट हो गए, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर में, ठीक है, ये गैप में। फिर गैप में कन्वर्ट होने के बाद वापस से एक डेंड्राइट टिप में यहाँ पे एंटर करेंगे, समझ रहे हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, वहाँ पे एंटर करेंगे, फिर से एक केमिकल रिएक्शन के तहत उस न्यूरोट्रांसमीटर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से होकर सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए फिर आगे पहुँच जाएगा, आगे एक और उसको न्यूरॉन मिलेगा, बीच में फिर एक गैप होगा थोड़ा सा, उस गैप में, समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए ये एक सिंप्लिसिटी के लिए ये एक न्यूरॉन है, ये हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन है, ठीक है, ये बहुत सारा न्यूरॉन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, कुछ चेंज हुआ, उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ये न्यूरॉन ने अपने में ट्रांसमिट किया, ठीक है, बिजली के रूप में। अब बीच में हल्का सा गैप है, तब जाके दूसरा न्यूरॉन है। अब इस गैप में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। केमिकल में कन्वर्ट हो गया, ये गैप क्रॉस किया, फिर यहाँ पे आके वो केमिकल वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ये पूरा न्यूरॉन को ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे एक दूसरा गैप मिला, फिर से वही न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट होकर ये गैप को क्रॉस किया, एक गैप को क्या बोलते हैं, साइनैप्स, ठीक है। फिर वापस से ये सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक कि ये कहाँ पहुँच जाए, हमारे ब्रेन तक ना पहुँच जाए, ठीक है। इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, वही बात यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो ये टर्म याद रखिएगा, साइनैप्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। जनरल तरीका हो गया कैसे ट्रैवल करता है, सिंपल है। अ सिमिलर साइनैप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। उसी तरीके से मान लीजिए अभी तो इन्फॉर्मेशन जा रहा है हमारे ब्रेन की तरफ, ठीक है। ब्रेन फिर जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि ये एक्टिविटी करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर कैसे आएगा, तो वो नर्व सेल्स के इन्फॉर्मेशन तो नर्व सेल्स के थ्रू ही आता है, ये न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन जो मेन हरकत है, हमारा हाथ जो हटाना है, वो हाथ क्या है, मसल है, एक है कि नहीं, तो वो मसल तक वो मैसेज कैसे पहुंचेगा। तो देखिए ये एक्सॉन न्यूरॉन का एक पार्ट है, ऊपर जो हमने देखा, वही एक्सॉन जो है एक मसल से भी चिपका हुआ है, ठीक है, और एकदम ही नहीं चिपके होते हैं, यहाँ पे भी एक गैप होता है, वही सेम साइनैप्स वाला गैप, ठीक है। हमने देखा कि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, इस गैप को साइनैप्स कहते हैं। उसी तरीके से एक न्यूरॉन और यहाँ पे है मसल, इसमें भी जो गैप होता है इसको भी साइनैप्स ही कहते हैं, ठीक है। तो जो मैसेज आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो इस गैप को फिर वही न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट होता है, फिर वापस से आके वो केमिकल के रूप में ये मैसेज इस मसल को कन्वे हो जाता है। अब ये मसल फिर मूव करना है या फिर क्या करना है वो डिसाइड कर लेता है मैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अ सिमिलर साइनैप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। कि मसल हो या फिर ग्लैंड हो, इसी तरीके से मैसेज जाता है। आप इस डायग्राम को भी समझ लीजिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप ये वाला पॉइंट पे, इसको जूम किया गया यहाँ पे, तो ये इमेज आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये एक्सॉन का एंडिंग है और ये मसल का, ये जो बीच में हल्का सा गैप है इसको साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ लिख भी रखे हैं। उससे पहले आप ये 3 चीज़ का आंसर दीजिए। नंबर 1, लुक एट फिगर 6.1a, मतलब वो ऊपर जो न्यूरॉन का डायग्राम है उसको देखना है, ये वाले डायग्राम को देखना है और बताना है कुछ पार्ट। पहला, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन कहाँ पे लेते हैं, तो यहीं पे लिखा हुआ था डेंड्राइटिक टिप, ये रहा
एक्वायर्ड एट अ डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। डेंड्राइट का जो टिप है वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होता है। दूसरा क्वेश्चन है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रैवल करता है, तो सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सब में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रैवल करता है, ठीक है। और तीसरा है वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कब केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल सिग्नल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ पे कन्वर्ट होता है ये, तो वही जहाँ पे नर्व एंडिंग हो, ठीक है, नर्व एंडिंग में ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे, समझ गए। चलिए उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका डायग्राम बनाने के लिए, तो सिंपल है इसका डायग्राम, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका जो पार्ट्स है वो समझ लीजिए। सबसे पहले डेंड्राइट हमने समझ ही लिया, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना। उसके बाद है सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या है, ये जो नाम से ही समझ में आ रहा है सेल बॉडी, तो ये मेंटेन करता है सेल ग्रोथ। बीच में आप न्यूक्लियस भी है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा पार्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ सेल बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पाइप, उसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और इधर से कुछ चीज़ लगा हुआ है, और फिर एंड वाले पार्ट को नर्व एंडिंग कहते हैं। ये एक्सॉन का काम क्या है, तो इसका काम वही है, सिंपल कंडक्ट मैसेज, या फिर मैसेज का जगह पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। इसका एक्सॉन का काम ही ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको कंडक्ट करवाना है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से लेके वहाँ तक इसको ले जाना है, और उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर भी कर देना है। यही काम है एक्सॉन का, ठीक है। चलिए तो इसका लेवल डायग्राम और हर एक पार्ट का फंक्शन ये एग्जाम में आ चुका है पहले, इसलिए हम यहाँ पे आपको लिख के रख दिए हैं। आप चाहे तो अपने बुक में लिख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा मेरी वेबसाइट में। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, बाद में आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने समझ लिया इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना कैसे डिटेक्ट होता है। तो डेंड्राइटिक टिप में डिटेक्ट होता है, उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, फिर वो धीरे धीरे करके ये पूरा पार्ट में ट्रांसफर होता है। बीच में आता है साइनैप, छोटा सा गैप, उसमें इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल्स में। ये केमिकल वापस दूसरे डेंड्राइट में ऐसे करके दूसरा डेंड्राइट नर्व सेल होगा, वहाँ पे फिर से ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर से इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। धीरे धीरे ये मैसेज अब कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पॉन्ड करेंगे। अब अगला टॉपिक यही है रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। देखिए ये रहा व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक्टिविटी था यहाँ पे। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप अपने मुंह में क्या कीजिए, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, कैसा टेस्ट करेगा वो, तो काफ़ी मीठा टेस्ट आएगा। अब आप काम कीजिए, अपने नाक को बंद कीजिए और आप चीनी डालिए, अब देखिए कैसा टेस्ट आ रहा है। तो आप पाएंगे कि जब आप नाक बंद करके कोई चीज़ खाते हैं ना, तो आप उतना अच्छे से टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे चीनी बहुत मीठा है तो थोड़ा मीठा तो लगेगा, लेकिन आप नाक बंद करके जब खाएंगे तो मतलब थोड़ा चेंज आएगा, उतना मीठा आपको नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है और जो गस्टेटरी रिसेप्टर है, ऊपर जिसका जिक्र था दोनों का, ये दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं। सिर्फ टंग से पूरा स्वाद नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ काम का बात था नहीं। आज ये इस पे एक्शन रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले ये एक हमें नया टर्म मिल गया है, इसको समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जो कि काफ़ी सडन हो, काफ़ी क्विक हो, इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कुछ हुआ तो उसके लिए हम तुरंत रेस्पॉन्ड कर जाए बिना सोचे, काफ़ी ये क्विक एक्शन होता है। ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलती से हमारा हाथ अगर गर्म तवे को टच करता है तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। क्या हम सोचते हैं क्या कि हाथ हटाना है, हाथ जल रहा है मेरा तब हाथ हटाना है, इतना तो नहीं सोचते, तुरंत हाथ हट जाता है। हम सोचते ही नहीं है, बिना सोचे उस काम को कर देते हैं। तो ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जाम्पल है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सिवली। मतलब जब बस आ रहा था, बस के ठीक सामने था, उतना सोचा ही नहीं, वो देखा कि बस सामने है, वो तुरंत हट गया। बस हॉर्न मारा, आप अपने आप हट जाते हैं, उतना सोचने का टाइम ही नहीं है। तो इस टाइप के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अगर हम कुछ अपने खाने का सामान देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी आना क्या सोच के आता है मुंह में पानी? नहीं,
वो अपने आप आता है, तो ये एक्शन हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम बहुत काम ऐसा करते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं है या फिर उसके हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्शन करने के लिए अब पहले यहाँ पे बोला गया कि हम यहाँ पे सोचते नहीं है, विदाउट थिंकिंग, मतलब यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है? इस टाइप के एक्शन को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए होता क्या है, rather than have to think about the sensation of heat, इतना हम सोचेंगे कि हमने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए हमारे हाथ को हटाना पड़ेगा, तब हम हाथ को हटाएंगे, इतना देर में तो हाथ जल जाएगा। तो इतना नहीं सोच के हम क्या करते हैं, द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे। अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता ना कि वैसे नर्व्स जो हीट को डिटेक्ट करते हैं और वैसे नर्व्स जो मसल्स को मूव करते हैं, ये दोनों नर्व्स को अगर कनेक्ट कर दें हम, तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट बाई आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। तो डिटेक्ट करना और रेस्पॉन्ड करना, ये दोनों काम काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और इसी टाइप के कनेक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कैसे होता है देखिए, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन अ स्पाइनल कॉर्ड। हमने अभी देखा एक नर्व वो है जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया। ठीक है, हमने समझ लिया कि ये सब रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग को काम पे नहीं लेना है क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो गर्म ऑब्जेक्ट जो हमने टच किया, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसे नर्व के साथ कनेक्ट हो जाए जो मसल्स को मूव कराएगा, जो रेस्पॉन्ड करेगा, है कि नहीं? तो ये दोनों नर्व्स कहाँ पे कनेक्ट होंगे? तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। हमारे शरीर में, ये मान लीजिए हमारा शरीर है, बीच में है स्पाइनल कॉर्ड, है कि नहीं? तो हमारे फॉर एग्जांपल हाथ टच हुआ तो हमारे शरीर से जितने भी नर्व्स आ रहे हैं, जितने भी नर्व्स हाथ से, पैर से, जहाँ से, दोनों हाथ से, कहीं से भी नर्व्स आ रहे हैं, वो सभी एक बंडल में मिलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये सभी जो नर्व्स है वो कहाँ पे कनेक्टेड होंगे? स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड होंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है कि नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। शरीर से सारा नर्व्स आके स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वही जो नर्व्स है वो कहाँ तक पहुँचते हैं? ब्रेन तक पहुँचते हैं। ब्रेन तक हमारा मैसेज जाता है। ठीक है, तो हम इस रिफ्लेक्स एक्शन में कर क्या रहे हैं कि ब्रेन तक मैसेज तो जाएगा, तो बाद में जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक्शन ले लेते हैं। तो reflex arc are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain। आप एक डायग्राम से समझिए, वापस आएंगे इस टेक्स्ट पे, यहाँ पे समझिए, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये भी समझेंगे, पहले ही देखिए, हमारा हाथ कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच करता है। ठीक है, तो हाथ में स्किन है, रिसेप्टर्स इन स्किन, वो इस हीट या फिर पेन को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद उसको वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। समझ रहे हैं, सेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे कन्वर्ट हुआ, फिर वो से न्यूरोट्रांसमीटर, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ऐसे करते करते वो न्यूरॉन्स के जरिए वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन्स ना जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। समझ के नाम से समझ पा रहा है? ये सारे न्यूरॉन्स जाके ये मैसेज जाते जाते कहाँ पे मिलेंगे? ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये लंबा सा स्पाइनल कॉर्ड है। जाना यहाँ पे जाते जाते बीच में आएगा एक रिले न्यूरॉन, मतलब जो कनेक्ट करवाएगा ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से। यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन हो गया, ये वही न्यूरॉन है जो मसल को मूव करवाएगा। ठीक है, तो ये न्यूरॉन से फाइनली जो है मसल्स मूव हो जाएगा, इफेक्टेड मसल्स इन द आर्म, मसल्स मूव होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव करेगा, मतलब हमारा हाथ तुरंत पीछे की तरफ हट जाएगा। ये सब में क्या ब्रेन इन्वॉल्व है? नहीं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे बहुत पूरा शरीर से नर्व्स आ रहे हैं कि नहीं, सारा नर्व्स यहीं पे आके मिलते हैं। तो ये मैसेज तो दे देगा ब्रेन तक कि हमारा हाथ गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया था, और ब्रेन इस मैसेज को समझेगा और उसको लर्न कर लेगा और मेमोरी में रख लेगा। ब्रेन का काम ये है। एग्जाम में पूछेंगे ना कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का काम क्या होता है, तो ब्रेन तक ये मैसेज जाता है। हमने देखा कि हमने बिना दिमाग लगाए अपने हाथ को हटा लिया, ब्रेन का काम ही नहीं आया यहाँ पे।
तो आप सोचेंगे ब्रेन तो बेकार चीज़ हो गई है। नहीं, ब्रेन का काम यहाँ पे ये है कि ये ब्रेन इस एक्शन को लर्न करके मेमोरी बना लेता है कि आगे से हम फिर से इस गर्म ऑब्जेक्ट को टच ना करें। ये तो बार बार टच करते रहेंगे, बार बार हाथ हटते रहेगा बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है, वैसा नहीं होगा। तो यही है दिमाग, यहाँ पे दिमाग का काम कि ये मैसेज गया ब्रेन तक, बाद में ब्रेन हमारा इस बात को समझ गया कि आगे से इस गर्म ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है। ब्रेन का यहाँ पे काम ये है, समझे? तो लर्न एंड मेमोरी ये याद रखिएगा। तो ये जो पूरा पाथ है, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन लेता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये दोनों न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। कौन से न्यूरॉन? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों कनेक्ट होते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है कि मसल्स को मूव करा लो, तो ये हाथ हट जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पाथ को बोलते हैं रेफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे हम लिख रखे थे रेफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन, ये रहा, द कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, यही दोनों का कनेक्शन को कहते हैं रेफ्लेक्स आर्क। एग्जाम में आएगा तो इसको कर लेंगे। चलिए, तो रेफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट फास्ट इनफ। समझ ही गए, सोच के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए रेफ्लेक्स आर्क हमारे शरीर में इवॉल्व हुआ है। चलिए, तो अब समझ में आ गया। एग्जाम में ये डायग्राम देंगे आपको, और हो सकता है यहाँ पे ए कर दे, यहाँ पे बी कर दे, ठीक है, और बोलेंगे नाम लिखो, उसका फंक्शन बताओ, ये सब। यहाँ पे ब्रैकेट में CNS लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में अभी जिक्र करेंगे, फिलहाल इसको छोड़िए। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए, फिर ऐसे एक स्टिमुलस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टिमुलस समझ रहे हैं? चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो चेंज क्या है? अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। मान लीजिए अचानक से आपके आँख पे बहुत तेज़ लाइट मारा जाए, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप अपना आँख को बंद कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये भी एक रेफ्लेक्स एक्शन ही हुआ। आप क्या सोच के आँख बंद किए? नहीं, आपका आँख अपने आप बंद हो गया, एक रेफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ होगा, उसको सोच के लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे आँख पे लाइट गिरा, तो हमारा आँख एक सेंस ऑर्गन है कि नहीं? वहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स होंगे। ये फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट किए, समझ गए? डिटेक्ट करने का बाद ये सेंसरी न्यूरॉन्स जितने भी हैं वो सब मिलके इस लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किए और मैसेज को ले जा रहे हैं। ये मैसेज को ब्रेन तक ले जाएंगे क्या? हाँ, लेके जाएंगे, लेकिन बाद में। फिलहाल ये मैसेज को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में ये रिले न्यूरॉन होगा, जहाँ पे ये दोनों जो मतलब सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ा जाएगा मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। मोटर न्यूरॉन में ये मैसेज चला गया कि कुछ करना है। मोटर न्यूरॉन तुरंत क्या करेगा? जिस भी मसल के साथ वो कनेक्टेड है, आई के मसल के साथ वो कनेक्टेड होगा, तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, जो हमारा आँख का जो वो पार्ट जहाँ से लाइट एंटर करता है, वो पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट यानी बंद हो जाएगा, ताकि कम लाइट एंटर करे, और हम अपने आँखों को भी बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये हो गया रेफ्लेक्स आर्क इस रेफ्लेक्स एक्शन के लिए, जब हमारे आँखों पे ब्राइट लाइट पड़ता है तब, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप अपने बुक में लिख के रख सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा, एक बार रिकैप करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को काफ़ी गंदे तरीके से लिखा हुआ है इस बुक में, इसलिए इसको समझना भी, मतलब समझाने में भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इस टॉपिक पर हमने समझा कि रेफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, इनको करना क्या चाहिए था। सबसे पहले सिंपल सा रेफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन लिख देना चाहिए था, तो इतना सारा ये ताम झाम करके अलग तरीके से लिखते हैं। रेफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो कि काफ़ी क्विक हो, ये वर्ड याद रखिएगा। क्विक हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे चल के हम बताएंगे इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे थे बार बार। ये क्विक एक्शन होता है, और प्लस इसमें विदाउट थिंकिंग ये इसको परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये इसको कौन रेगुलेट करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड इसको रेगुलेट करता है। मेन स्पाइनल कॉर्ड का इसमें फंक्शन होता है। ये दो फीचर हमने जाना, तीन, पहला क्विक, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा विदाउट थिंकिंग। तीन फीचर हमने जाना, ठीक है। तो ये होता कैसे है? रेफ्लेक्स आर्क के थ्रू होता है। ब्रेन को हम मैसेज ये बाद में भेजते हैं। हम क्या करते हैं कि सीधा सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने वो झटका लगेगा, हम सीधा वो मसल को मूव करा लेंगे, ठीक है, बिना सोचे। इसलिए ये थोड़ा फास्ट होता है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। भले ही ये मैसेज हम ब्रेन को भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं बताइए? ताकि वो ब्रेन क्या कर ले, इसको लर्न करके मेमोराइज कर ले कि आगे से गर्म ऑब्जेक्ट देखने से दूरी रहना है, बार बार टच नहीं कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन।
इसमें हम दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ऊपर एक टर्म था CNS। ये CNS क्या होता है? तो ये जो इंसान का ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में CNS बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दो टाइप का नर्वस सिस्टम है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? PNS। ये था CNS। ठीक है, CNS समझ ही गए। जो भी दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। CNS का काम क्या है? बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते, सोचते समझते क्या करना है। ठीक है, फिर एक बार सोच समझ लिए कि ये एक्शन हमें लेना है, वो एक्शन अब कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा हाथों तक या फिर टांगों तक, कि हाथ हटाना है, वॉक करना है, दौड़ना है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाया जाएगा? तो इस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम PNS का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व्स आते हैं। एक हो गया क्रेनियल नर्व्स और दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से निकले हुए हो, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हो। ये नर्व्स उस मैसेज को फाइनली मसल्स तक पहुंचा देते हैं, और मसल्स फिर जैसे वो एक्शन लेता है, ठीक है, जैसा मैसेज आया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। समझे? सिंपल सा बात है। CNS में क्या आता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का काम क्या है? इंफॉर्मेशन लेना और उसको इंटीग्रेट करना, सोचना कि क्या करना है। ठीक है, एक बार हमने सोच लिया कि हमें दौड़ना है, तो ये दौड़ने का मैसेज मसल तक कैसे जाएगा? उसको पहुंचाने के लिए PNS का यूज़ करते हैं। PNS में सिर्फ नर्व्स आते हैं। एक हो गया क्रेनियल नर्व्स, मतलब वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकला है, और दूसरा हो गया स्पाइनल नर्व्स, यानी वो नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं। ठीक है, तो इसी नर्व्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता है हाथों तक, टांगों तक, जहाँ भी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। समझे? ये CNS और PNS। चलिए, इतना ही था यहाँ पे, और कुछ है नहीं काम का बात। समझते हैं ब्रेन को। हमारे ब्रेन का 3 मेन पार्ट है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को सबसे पहले समझते हैं। बहुत इजी है इसको समझना। सबसे पहला देखिए, यही फोर ब्रेन है जो कि मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। हम जो सोचते हैं इसी फोर ब्रेन के थ्रू सोचते हैं, पहला। दूसरा, इसी फोर ब्रेन में ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से जो भी मैसेज आया उसको समझता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने सुना उसको समझेगा कौन? यही फोर ब्रेन समझेगा। स्मेल, साइट, जो भी सेंस ऑर्गन से आ रहा है, रिसेप्टर से जो भी मैसेज आ रहा है वो फोर ब्रेन ही इंटरप्रेट करता है। इसके अलावा इंटरप्रेट कैसे करता है? हम मेमोरी भी जो है फोर ब्रेन में ही है। पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी जो नया इन्फॉर्मेशन मिला उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, यही फोर ब्रेन का काम है। आगे जितने भी मूवमेंट है, वॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी समझ रहे हैं, जो हमारे इच्छा से हो उसको वॉलेंटरी कहते हैं। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे मसल्स हैं जिसको हम अपने इच्छा से मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। और वैसे ही कई सारे मसल्स हैं जिसको हम इच्छा से मूव नहीं कर सकते, उसको इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको कोई बोल दे कि आप अपने किडनी को पचका के दिखाइए, तो आप क्या कर पाएंगे? नहीं, वो इनवॉलेंटरी मसल है। ठीक है, वही आपको कोई बोले कि हाथ को उठा के दिखाओ, तो हाथ इजीली उठा देंगे क्योंकि हाथ का मसल्स आपके कंट्रोल में है। तो हाथ का मसल्स वॉलेंटरीली मसल हो गया, है कि नहीं? चलिए, तो जितने भी वॉलेंटरीली मसल्स है जिसको हम सोच के करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़, वो सभी काम फोर ब्रेन का होता है। ठीक है, इसके अलावा सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, कभी आप खा रहे पेट भर गया, तो ये भूख लगना या फिर पेट भर जाना, ये सब जो फीलिंग है ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, काम है, मतलब समझे? चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है ये फोर ब्रेन। इतना तक तो अभी आपको समझा दिया जो बुक में लिखा हुआ है। अब आपका याद करने में सुविधा हो इसके लिए हम यहाँ पे भी बहुत चीज़ लिख रखे हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है सबसे पहले। ठीक है, इसमें बोला गया है कि स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसको स्टडी करना था और इसका अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम आपकी सुविधा के लिए लिख दिए यहीं पे। सबसे पहले फोर ब्रेन दिया हुआ है और ऐसे करके ये साइन दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझे? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फोर ब्रेन है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए, फोर ब्रेन में यही कुछ पार्ट्स आते हैं। एक हो गया सेरिब्रम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये वाला जो मेन घुमावदार पार्ट है, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ एकदम यहाँ तक, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, ये वाला पार्ट आता है फोर ब्रेन में, प्लस थैलेमस, इधर कहीं पे होता है थैलेमस, ठीक है, वो आता है, प्लस हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, इधर ये रीजन को हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो आता है इसमें, प्लस अदर्स और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तीन चीज़ आप याद रखें कि फोर ब्रेन में कौन सा आता है, तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस इस पिक्चर में नहीं लिखा हुआ है। तो सेरिब्रम का काम क्या है, तो वही थिंकिंग करना, क्योंकि हमने देखा था फोर ब्रेन का काम क्या था, थिंकिंग करना, जो भी लर्न करना, मेमोरी करना। सेरिब्रम भी तो इसी का पार्ट है ना, तो जो सेरिब्रम का फंक्शन हुआ वही फोर ब्रेन का भी फंक्शन हुआ है कि नहीं। तो सोचना, सीखना, याद रखना, सेंसेशन, इमोशन, कंट्रोल, सेंसेशन समझ रहे, जो भी सेंस ऑर्गन से आ रहा है, इसमें सब आ गया आपका, हियरिंग, साइट, स्मेल, ठीक है, टेस्ट, वो सब आ गया। फिर कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, अब जो भी काम आप सोच समझ के कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, ये सब आपका फोर ब्रेन सेरिब्रम कर रहा है। ठीक है, देख ही रहे ब्रेन का जो सबसे मेन पार्ट है वही तो है सेरिब्रम, ज़्यादा जगह तो यही ले रहा है, तो यही ये सब मेन काम करता है। ठीक है, फिर जो दूसरा पार्ट था हाइपोथैलेमस, इसका काम क्या है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, हमारा शरीर जब गर्म जगह पे जाता है तो पूरा पसीना छोड़ने लगता है, तो ताकि टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए वो चीज़, और ठंड में हम कांपने लगते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो पाए, तो ये सारा काम हाइपोथैलेमस करवाता है। हंगर एंड थर्स्ट, समझ गए, फीलिंग फुल, ये जो यहाँ पे हमने देखा था कि भूख लगना, पेट भर जाना, ठीक है, ये फीलिंग जो है ये हाइपोथैलेमस का होता है। हार्मोन रिलीज करना, इमोशंस, ये सब भी हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ये पूरा मिला देंगे तो फोर ब्रेन का फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, फोर ब्रेन तो हमने कवर कर लिया, तीन पार्ट हमने देखा था ना, पहला था फोर ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन और तीसरा हो गया हिंड ब्रेन। समझिए मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन काफ़ी इजी है, आपके बुक में सिर्फ यही दो फंक्शन लिखा हुआ है। जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है उसमें से कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस ये कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंटरी समझ रहे हैं ना, ऐसा एक्शन जिसको हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको इनवॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। फिर हेल्प्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट, सिंपल सा, इसको रट लीजिए और कोई कुछ समझने का है नहीं यहाँ पे। ये दोनों मिड ब्रेन का फंक्शन हो गया, एग्जाम में आया तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। हिंड ब्रेन समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। हिंड ब्रेन का तीन पार्ट है, ये ऊपर वाला पोन्स, नीचे वाला मेडुला और ये तीसरा वाला सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये तीनों को मिला के हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में से पोन्स का फंक्शन हमारे बुक में लिखा नहीं हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, सिर्फ दोनों का, मेडुला और सेरिबेलम का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसी को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है मेडुला का फंक्शन। जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था सम, कुछ ही। अब कौन से है वो बुक में मेंशन नहीं है, तो अभी के लिए इसको छोड़ दें, क्योंकि याद करने के लिए बहुत चीज़ है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। मेडुला का फंक्शन देख लीजिए, मेडुला का फंक्शन है इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, सलाइवेशन, मुंह में थूक बनना, ठीक है, वोमिटिंग करना, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे भी लिखा हुआ था, और यही सब है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वोमिटिंग, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, ये रट लेना एकदम। सेरिबेलम का काम क्या है, याद रखिएगा, ऊपर में क्या था, सेरिब्रम था, सेरिब्रम, नीचे है सेरिबेलम। ठीक है, इसका दो फंक्शन है। पहला, प्रिसीशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जो भी आप सोच समझ के काम कर रहे हैं वो सही तरीके से हो। फॉर एग्जांपल, आपको चलना है तो ऐसा नहीं कि चलते चलते आपका पैर टकरा जाए, पैर ना टकराए, ठीक है, सही दिशा में आप चले, तो इसका प्रिसीशन सही तरीके से हो, ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस, जितना भी बैलेंसिंग का काम है, जैसे कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में चलना, बाईसाइकिल को बैलेंस करके चलाना, पेंसिल को सही तरीके से उठाना, पकड़ना, ठीक है, ये सभी काम है सेरिबेलम का। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। यहीं से हम छोटा करके यहाँ पे 2 पॉइंट बना के लिख दिए, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद ही नहीं होगा। ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि शरीर में पोस्चर बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम, याद रखिएगा इसको। बस इतना ही है, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वही एक ही चीज़ को बड़ा करके ये लोग लिखते हैं, काम का नहीं था। जितना भी काम का है पूरा हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिए, बनाने तो नहीं आएगा,
बना हुआ ही मिलेगा, बस यहाँ पे ABCD लिख देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। या फिर ऐसे लिख देंगे ABCD और यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे और बोलेंगे मैच कीजिए कौन सा किसका फंक्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्रेन हमने समझ लिया, ब्रेन का पार्ट समझ लिया, कुछ मिस तो नहीं हुआ। फोर ब्रेन लिखा था समझ लिया, सेरिब्रम समझ लिया। इसको समझ लीजिए, क्रेनियम, इसका जो ऊपर का खोपड़ी है, आप अपने सिर को छुएंगे तो ऊपर में हड्डी लगेगा ना, ये तो सॉफ्ट होता है, ये सेरिब्रम ऊपर में हड्डी होता है, उस हड्डी को क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। स्कल, यही वो हड्डी है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को किससे, एक्सटर्नल इंजरी से। सबसे पहले चोट लगेगा, आपका सिर फूटेगा तो ये खोपड़ी फूटता है, अंदर का पार्ट सही सलामत रह जाता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। ये रहा बोनी प्रोटेक्टिव केस, लिख भी रखे हैं। मिड ब्रेन समझ लिया हमने, ये तीनों हो गया, ये भी हो गया। एक यहाँ पे ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसका जिक्र तभी कर लेंगे। फिर है ये तो हो गया था, यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये मेडुला, यही मेडुला आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन लिख रखे हैं इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है जिसको हम बिना सोचे समझे कर दे, जैसे कि ब्लिंकिंग हो गया जो काफ़ी जल्दी हो, पलक झपकना, नी जर्क होना, हैंड हटाना, ठीक है, मुंह में पानी आना, ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन है। और इनवॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो शरीर अपने आप परफॉर्म करता है, उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि पलक झपकाना ये भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, शरीर अपने आप परफॉर्म कर दिया, मुंह में पानी आना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं था, शरीर अपने आप कर दिया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस भी तो वॉलंटरी एक्शन ही हुए, तो बिल्कुल सही है आप, ठीक है। सारे रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी एक्शन होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, लेकिन सारे इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं। जैसे कि दिल का धड़कना, हार्ट बीट होना, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये तेज़ी से कोई स्टिमुलस मिला तब हमने परफॉर्म कर दिया, ये नहीं है, ये हमेशा चलने वाला एक्टिविटी है। हार्ट बीट हो गया, सांस लेना, डाइजेशन होना, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है। इसमें हम सोच के क्या कर रहे हैं, ये सब काम नहीं, हमारा शरीर अपने आप परफॉर्म कर रहा है, इनवॉलंटरी है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, जो अचानक से कोई हमें चेंज मिला, कोई स्टिमुलस मिला, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड किए, उसी रिस्पॉन्स को तो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये सब तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये ब्रॉडर कैटेगरी हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है टू स्टिमुली, स्टिमुली नहीं हुआ तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं होगा, ठीक है, इसमें स्टिमुलस का जरूरत नहीं है। डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुली टू वर्क, रिक्वायर स्टिमुली फॉर एक्शन, समझ गए। रेगुलेटेड बाई ब्रेन, ये सब ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है, ब्रेन का अलग अलग पार्ट, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का यहाँ पे कर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये इसका जो स्पीड है मे बी क्विक और स्लो, तेज भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट। और रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्विक होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हार्ट बीट और रिफ्लेक्स एक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको समझ लेना है हार्ट बीट क्या है, एक इनवॉलंटरी एक्शन है, तो इसका जो पॉइंट है, और इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हैं, यही पॉइंट यूज़ करके लिख सकते हैं। उसी तरीके से डाइजेशन और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस पूछेंगे तो यही पॉइंट और यही पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए वेन डायग्राम भी बना रखे हैं, ये देखिए, ये अगर पूरा जो एरिया है ये पूरा इनवॉलंटरी एक्शन है, इसका छोटा सा पार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब सारे रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन सारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। एसेंशियल रीजन में ये क्वेश्चन आप बन सकता है। ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये टिश्यू प्रोटेक्ट कैसे होते हैं। तो ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, तो ब्रेन हमने देख लिया, ब्रेन एक खोपड़ी के अंदर है जिसको क्रेनियम कहते हैं, स्कल, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फील्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन। ऊपर एक बोनी कवर तो है ही, ऊपर हड्डी वाला खोपड़ी तो है ही, उसके बाद बीच में एक लेयर है, इस लेयर में एक लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक मतलब स्पॉन्ज की तरह काम करता है, मतलब शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये रहा, लिख के रखे हैं इसका नाम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है।
एक फ्लूइड फिल्ड बलून होता है जिसमें अगर चोट लगा तो ये जो फ्लूइड है ये उस चोट को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड मतलब बहुत सारे नर्व्स हो गए, तो इतने सारे नर्व्स कहाँ पे कंटेंट है, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ का हड्डी है उसके अंदर ये सारे स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। बैकबोन इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, हड्डी के अंदर है वो, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, समझे। तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो स्कल, बोनी बॉक्स जिसको क्रेनियम या फिर स्कल कह लीजिए, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये दोनों मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम, और इसको बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगला है हाउ नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब हमने देखा कि अभी तक जो भी है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वो मैसेज पहुंचा दिया मसल्स तक। मसल्स को क्या काम करना है, मसल्स को मूव करना है। अब इस टॉपिक में यही बात करनी है कि मसल्स मूव कैसे करता है, ठीक है। व्हेन नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव, ठीक है। लेकिन ये मूव कैसे करेगा, तो मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। मसल सेल्स मूव करेंगे अपने शेप को चेंज करके। तो शेप कैसे चेंज होगा, वो देखिए, वो लिखा है कि मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से कांटेक्ट में आते ही ये प्रोटीन क्या करते हैं, अपने शेप और अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ये शेप और अरेंजमेंट चेंज हुआ, वैसे ही ये मसल्स जो है वो मूव कर जाते हैं। ये न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव द मसल्स अ शॉर्टन फॉर्म। समझे, सिंपल सा है, इतना बड़ा पैरा पे मत जाइए, सिंपल सा बात है। इस टॉपिक में बताया कि मसल्स कैसे मूव करते हैं, तो हमने समझा है मसल मूव करते हैं बाय चेंजिंग शेप। शेप कैसे चेंज होता है, तो हमने देखा कि मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन पे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं तो ये प्रोटीन अपना शेप और अरेंजमेंट दोनों चेंज कर लेता है। तो नया अरेंजमेंट बन गया तो मसल्स मूव कर जाते हैं। इतना ही सा है, सिंपल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग सोच समझ के किया जाने वाला काम है। ये हो गया वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस। ऊपर जो हम लिख रखे थे वो था रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी, अब तो है वॉलंटरी वाला, ठीक है, जो सोच समझ के किया जाए। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वही होगा कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व उतना नहीं होता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। और वॉकिंग जो है वो मे भी क्विक और स्लो हो सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज क्विक होता है। और फिर और क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड स्टिमुलस फॉर एक्शन, इसमें कोई टाइप का स्टिमुलस नहीं चाहिए, इसी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एट साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स पे क्या होता है, तो वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाता है केमिकल में, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। याद है पोस्चर, याद करवाए थे अभी आपको, सेरिबेलम, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती का स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो सिंपल है, जैसे ही वो हमारे नोज़, इसको तो हमारा नोज़ में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर्स इस स्मेल को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, फिर वो मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या काम, तो आपको बता ही दिए, लर्न करके मेमोरी बना कर रख लेना, ताकि बार बार हम उस गर्म ऑब्जेक्ट को टच ना करें, ठीक है। बस इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब डिटेल तरीके से मुझे वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं। चैप्टर को पूरा देखने के बाद आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको सिंपली गूगल में लिख देना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सीबीएसई गाइडेंस, इतना लिख के सर्च मारिए, पहले नंबर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर्स आपको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लेके आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, उससे बाहर तो और कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा प्लस नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स भी इसी तरीके से आप सर्च करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 नोट्स बाय सीबीएसई गाइडेंस, पहले नंबर में मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा जो पीडीएफ है ये भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए, साइनेप्स, ठीक है। नंबर 3 ये ट्राई कीजिए,
द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन क्या क्या काम करता है, थिंकिंग करता है, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, बैलेंसिंग द बॉडी ये भी करता है। तो ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। तो रिसेप्टर्स क्या करता है, तो एक्सटर्नल स्टिमुली को डिटेक्ट करता है, ठीक है। डिटेक्ट करने का बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजता है, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, इन सब के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड यानी CNS तक भेजता है, ठीक है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है, ठीक है। थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, मतलब अगर हमारा हाथ गर्म चीज़ पे पड़ गया तो वो पड़ा ही रहेगा, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, क्या प्रॉब्लम्स होगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, मतलब हम लोग मर भी सकते हैं। हम लोग एक्सटर्नल जो स्टिमुली है इसके लिए कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं शो कर पाएंगे, रेस्पॉन्स नहीं शो कर पाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, बहुत हानिकारक हो जाएगा बॉडी के लिए, ठीक है। पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। बता ही दिए पहले, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है, और उसके बाद सबका फंक्शन लिख देना है। फंक्शन उस डायग्राम में लिख रखे थे वही लिख देना है, ठीक है। नंबर 7, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड अगर खराब हो गया तो कौन सा सिग्नल बिगड़ जाएगा। हमें पता है जितने भी रिसेप्टर्स के थ्रू जो भी मैसेज लिया जाता है वो न्यूरॉन्स, सभी न्यूरॉन्स आगे कहाँ पे जुड़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में ही रेफ्लेक्स आर्क में हमने देखा था, स्पाइनल कॉर्ड में ही सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आके जुड़ते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो दोनों का सिग्नल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, जो सिग्नल्स आ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और सिग्नल्स टू मोटर न्यूरॉन्स, और जो मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जो एक्शन लेने के लिए जो सिग्नल भेजा गया था वो भी डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसरप्ट यानी ब्रेक डाउन। नंबर 9, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या जरूरत है, वो पूछ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी में आ गया ब्रेन, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का क्या ज़रूरत है। तो लॉजिकली आप खुद से आंसर लिख सकते हैं, खुद ही सोचिए ब्रेन का क्या ज़रूरत है। सबसे पहला आंसर हम ये दे सकते हैं क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, ये सबको कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करवाना पड़ेगा। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा एनिमल्स के केस में, तो ये सब डिसऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे और बॉडी मतलब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। पहला रीज़न तो ये कि चूँकि बहुत पार्ट है इसलिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चाहिए। दूसरा, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, शरीर के अंदर जो इन्वायरमेंट है, टाइम पे हार्ट बीट होते रहना सही तरीके से, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना, ब्लड शुगर मेंटेन रहना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना, ये सारा काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही करता है, इनवॉलेंटरी एक्शन सब, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी डिसरप्ट हो जाएगा। तीसरा, जो कि बहुत कॉमन है, रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली, एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ भी चेंज हो रहा है, कहीं आग लग गया, अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपके शरीर में नहीं, आपका दिमाग वो समझ ही नहीं पाएगा, तो आप वो आग में जल जाइएगा। नहीं तो अगर ये सही से काम करेगा तो आप वहाँ से भागिएगा, है कि नहीं। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फिर चौथा, इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हम जो खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं कि सारा खाना आपके हाथों में लग जाए, दिमाग तक भी जाना है, शरीर में भी लगना है, पैरों में लगना है, ठीक है। तो रिसोर्सेज, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का कहाँ यूज़ होगा, ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही सिस्टम शरीर में मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सभी फंक्शन ये परफॉर्म करता है, इसलिए इसका ज़रूरत है। नंबर 10, हाउ आर इनवॉलेंटरी एक्शन एंड रेफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों का बीच में डिफरेंस लिख ही दिए थे आगे, वही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए, जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर निकल आएगा। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ये सब चीज़ होता है, दिमाग लगाने वाला काम। देखिए, प्लांट्स में डिसएडवांटेज है कि प्लांट के पास ना कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही ब्रेन है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड है, और ना कोई मसल्स है जिसके ज़रिए वो कुछ रिस्पॉन्ड कर पाए। तो प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है फिर देखिए। प्लांट में मूवमेंट दो टाइप का होता है, पहला ग्रीन से अंडरलाइन कर रखे हैं, दूसरा रेड से अंडरलाइन कर रखे हैं। देखिए, इसको शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पे लिख भी रखे हैं। प्लांट मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, मतलब ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ के इंडिपेंडेंट हो, ग्रोथ के बिना जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और दूसरा मूवमेंट होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, जिसको ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है।
तो ये पहला जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है ये है नेस्टिक मूवमेंट। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम जब छुई मुई प्लांट, जिसको आप टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं या फिर मिमोसा पेडुका भी बोलते हैं, इस प्लांट के जब पत्ते को छुएंगे आप तो ये फोल्ड होके सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लांट ने मूवमेंट किया, लेकिन ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ था। काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही प्लांट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी करते हैं, जैसे कि जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो हम देखते हैं कि उसका जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और उसका जो रूट है, जड़, वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक है। पहला वाला जो मूवमेंट था नेस्टिक मूवमेंट, ये होता है बिकॉज ऑफ सेलुलर चेंजेस इन टर्गर प्रेशर, वाटर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर। होता क्या है कि ये जो छुई हुई प्लांट का पत्ता जो सिकुड़ गया है वो इस तरीके से सिकुड़ा कि इस पत्ते में तेजी से क्या हुआ होगा, पानी का लॉस हुआ होगा, जिस वजह से वो पत्ता सिकुड़ गया, ठीक है। सेलुलर चेंज की वजह से ये मूवमेंट होता है। लेकिन ये जो हमने एग्जांपल दिया था कि एक सीड जर्मिनेट होकर स्टेम ऊपर जाता है और फिर जड़ नीचे जाता है, रूट नीचे जाता है, ये मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा था हमने ट्रॉपिज्म, ये ट्रॉपिज्म का मीनिंग क्या है? ट्रॉपिज्म का मीनिंग होता है डायरेक्शनल ग्रोथ, किसी एक दिशा में ग्रोथ होना। ट्रॉपिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि थिग्मोट्रॉपिज्म, ये आगे समझेंगे थोड़ी देर में, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। फिलहाल हमने इतना जाना, प्लांट भी दो टाइप के मूवमेंट करते हैं, एक होता है नेस्टिक और एक होता है ट्रॉपिज्म, ग्रोथ इंडिपेंडेंट और एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, ठीक है। ये होता है सेलुलर चेंज का वजह से और ये होता है प्लांट हार्मोन का वजह से। इतना बात अभी तक जाने, चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर आगे ये सब भी समझ लेंगे। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ जो मूवमेंट होता है उसको पहले समझेंगे, फिर इस पे आएंगे। तो ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ के इंडिपेंडेंट हो, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आपने टच किया, मतलब स्टिमुलस दिया कुछ, और उसके रेस्पॉन्स में तुरंत ये पत्ता जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं सिकुड़ गया, है कि नहीं। देखिए, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है। तो प्लांट ये कैसे डिटेक्ट करता है कि उसको छुआ गया है और उसके लीव्स फिर रेस्पॉन्स करते हैं, कैसे डिटेक्ट करता है? तो देखिए, the plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue in plant for conduction of information. प्लांट भी इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीका यूज़ करते हैं। अभी एग्जैक्ट क्या तरीका है उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बहुत एडवांस टॉपिक हो जाएगा, आपको सिर्फ ये टर्म जानकर रखना है। प्लांट भी इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीका यूज़ करते हैं सेल टू सेल इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए। लेकिन एनिमल से ये इस तरीके से डिफरेंट है कि एनिमल्स में स्पेशलाइज टिश्यू था, नर्व सेल्स थे, न्यूरॉन्स के जरिए वो नर्व फाइबर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जाता था, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड, और फिर देखिए एक बार इन्फॉर्मेशन पहुंच गया, अब पता चला कि पत्ता को ऐसे सिकुड़ना है, अब ये कैसे इन्फॉर्मेशन देगा वापस वो सिस्टम। तो एनिमल में क्या था, एनिमल मसल को मूव कराते थे, याद है, मसल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हुआ करता था, तब इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो मसल्स मूव करते थे, है कि नहीं। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं है प्लांट सेल्स में, वो सिंपली क्या करते हैं, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, ऊपर जो लिखे थे यहाँ पे वाटर प्रेशर, ये जो हम लिखे थे वाटर प्रेशर का चेंज का वजह से ये मूवमेंट होता है, वही बात नीचे लिखा हुआ है कि चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग श्रिंकिंग। जब वाटर लेवल आएगा तो स्वेल कर जाएगा, निकलेगा तो श्रिंक कर जाएगा, पत्ता सिकुड़ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर चेंजिंग शेप, इस तरीके से शेप चेंज होता है। तो सिंपल सा बात है, इतना ही बात याद रखिएगा यहाँ पे कि इस टाइप का मूवमेंट प्लांट कैसे करते हैं। पहला, ये भी एक इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स एक तरीका है जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल, पहला बात। और दूसरा बात ये कि इसमें वाटर अमाउंट को चेंज करके ये स्वेल होंगे या फिर श्रिंक होंगे। यही दो तरीके से प्लांट जो है वो नेस्टिक मूवमेंट करते हैं। बात क्लियर है, समझ गए। छोटा सा चीज़ है, इसी को लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कितना डिफिकल्ट चीज़ है। ये हो गया। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, जो हम यहाँ पे क्या लिख रखे थे, ट्रॉपिज्म। ये सब टर्म याद रखिएगा, ये सब टर्म एग्जैक्टली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बनता है, इसलिए हम यहाँ पे सब लिख रखे। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। ट्रॉपिज्म समझते हैं, जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है।
एक पी प्लांट का एग्जाम्पल लीजिए। पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। पी प्लांट आप देखे होंगे, लत्ती वाला जो पौधा होता है, ये क्या करता है, कोई इसको सपोर्ट मिला या फिर दूसरा प्लांट मिला, वो उसके सहारे टेंड्रिल्स के थ्रू वो ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, मतलब ये टच होगा, अगर टेंड्रिल्स टच होंगे तो ये कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, जब भी ये किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब इनसे अगर कोई चीज़ टच हो जाता है, तो टेंड्रिल का वो पार्ट जो उस ऑब्जेक्ट के टच में है वो उतना रैपिडली ग्रो नहीं करता है एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये यहाँ पे एक लकड़ी है, ठीक है, ये मिट्टी में ऐसे है, यहाँ पे एक लत्ती वाला पेड़ पी प्लांट, मटर का पौधा, वो ऐसे ऐसे आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे वो टच में आएगा, इस पार्ट को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ये टेंड्रिल को जूम कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक लत्ती है, ठीक है, और यहाँ पे ये एरिया जो है वो लकड़ी के साथ टच हुआ उसका, समझे, ये और भी होगा लंबा, ये एरिया उसका टच हुआ। तो टच होने से क्या होता है, देखिए क्या लिखा था, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट, जो पार्ट कॉन्टैक्ट में है, ये वाला पार्ट, वो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता, ये वाला पार्ट का ग्रोथ रुक जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो ग्रो करेगा। अब जाहिर सा बात है, ये जब ग्रो करेगा तो ये इतना बड़ा हो गया, ये छोटा ही है, ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट छोटा ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट जो टच में है। तो इस वजह से लगेगा कि ये क्या हो गया, बेंड हो रहा है, समझे। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, वैसे बेंड होके वो उस ऑब्जेक्ट को, लकड़ी को सर्कल कर लेगा और ऐसे करके चढ़ता चला जाएगा, ठीक है, दस क्लिंग टू इट, एक तरीका मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि टेंड्रिल का वो पार्ट, ये मान लीजिए टेंड्रिल है और यहाँ पे एक लकड़ी था, ये इसके टच में है, तो ये पार्ट उतना तेजी से ग्रो नहीं किया और ये पार्ट ग्रो किया। अब ये क्यों ग्रो नहीं किया और क्यों किया, ये अभी थोड़ी देर में जानेंगे, ठीक है, बस आप इतना समझ कर छोड़ दीजिए अभी तक। मोर कॉमनली प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाई ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपीयर्स एज इफ प्लांट इज मूविंग। यहाँ पे भी ये जो ग्रोथ होता है ये एक स्टिमुली के कारण ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टच हुआ, टेंड्रिल टच हुआ, तभी तो ये इस तरीके से ग्रो किया, इस तरीके से क्लिंग कर गया, ठीक है, सर्कल कर गया। लेकिन ये काफ़ी स्लोली होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, तो ये ग्रोथ डायरेक्शनल भी कहा जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा। ये ग्रोथ जो होता है मतलब डायरेक्शनल होता है, किसी एक खास दिशा में होता है। इट अपीयर्स एज ए प्लांट इज मूविंग। अब ये किस दिशा में होगा वो भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट जो है, जो किसी के टच में आता है, तब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने को क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रोथ रेस्पॉन्स टू टच, अगर प्लांट कोई पार्ट का ही टच हो रहा है तो वो अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, उसी दिशा में ग्रो करता है। इसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। थिग्मो यानी टच, ट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा टच के कारण, टच एक स्टिमुलस था, उसके कारण प्लांट कैसे मूव करता है। अब एक दूसरा स्टिमुलस का एग्जांपल लेते हैं, जो कि है, ये क्या है, लाइट। जाहिर सी बात है, आप ये बचपन में भी सुने होंगे या फिर देखे होंगे कि जैसे ही आप एक अंधेरे कमरे में प्लांट को रखते हैं और अगर खिड़की से लाइट आ रहा है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो ये प्लांट का जो शूट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, और जो इसका रूट है वो लाइट के ऑपोजिट दिशा में बेंड होता है, इधर बेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट के कारण ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, लाइट और डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। ये लाइट के डायरेक्शन में हुआ है मूवमेंट, तो इसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट था, रूट का ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, गेस कर लीजिए, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए, ये लाइट के कारण ऐसा मूवमेंट होता है। फिर उसी तरीके से चलिए यहाँ पे जो लिखा है पहले ये पढ़ लेते हैं। लाइट के कारण पहले समझ रहे हैं, ग्रेविटी पे आएंगे थोड़ी देर में। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी इधर टुवर्ड्स द स्टिमुली और अवे फ्रॉम इट। अगर टुवर्ड्स द स्टिमुली मतलब हमने ऊपर देखा था लाइट एक स्टिमुलस था, तो अगर लाइट के तरफ मूवमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा, लाइट के ऑपोजिट में मूवमेंट हो रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, ठीक है। ये रहा शूट, रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। जो शूट पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो लाइट की तरफ बेंड करता है, और जो रूट है वो लाइट के अवे बेंड करता है, ठीक है। अब ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, ग्रेविटी भी एक टाइप का स्टिमुलस है। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है प्लांट ग्रोथ में, देखिए। तो
ग्रेविटी मतलब क्या, कोई भी चीज़ को नीचे खींचना, अर्थ की तरफ मूवमेंट हो रहा। तो ये आप देख लीजिए, एक पॉट में ऐसे प्लांट रखा हुआ है ऐसे लेटा के, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शूट है वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा भी रखेंगे तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो रूट है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ग्रेविटी की तरफ। तो ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या फिर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट है वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव, अवे नेगेटिव, इतना समझे। उसी तरीके से ये इसको जियोट्रॉपिज्म हो गया बोलते हैं, ग्रेविटी जब आएगा तो जियोट्रॉपिज्म। उसी तरीके से हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है। गेस कर लीजिए ये क्या होगा। अगर कोई प्लांट वाटर की तरफ मूव करता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक वेसल लिया हमने, यहाँ पे एक हमने लगा दिया पी प्लांट, ठीक है, ऊपर में शूट है और नीचे में इसका रूट है। और अगर हम यहाँ पे एक ऐसा पानी का सोर्स यहाँ पे रख दें, जो यहाँ पे हल्का सा पानी है, ठीक है, आप मान लीजिए, तो कुछ दिन बाद देखेंगे ये जो इसका रूट है वो पानी की तरफ बेंड हो जाएगा, पानी की तरफ खींचे चला जाएगा। तो ये पानी की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो रूट है वो क्या शो किया है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो किया है, और शूट पे तो उतना इम्पैक्ट ही नहीं है। उसी तरीके से केमोट्रॉपिज्म भी होता है, कोई खास केमिकल से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है तो जो रूट है वो उसकी तरफ मूव करता है, पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। बस ये सब टर्म्स जान लीजिए और कुछ ज़्यादा आता नहीं है यहाँ से। एक एग्जाम्पल केमोट्रॉपिज्म का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, वो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। फ्लावर्स में देखने को मिलता है, जो पोलन ट्यूब्स है वो ओव्यूल्स की तरफ मूव करता है, केमिकल से अट्रैक्ट होता है वो। समझे यहाँ तक? बस इतना ही था प्लांट मूवमेंट। एक बार यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। प्लांट मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक नेस्टिक मूवमेंट जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, सेलुलर चेंज का वजह से होता है, चेंज इन वाटर प्रेशर, टर्गर प्रेशर का कारण होता है, ये टर्म याद रखिएगा। दूसरा मूवमेंट है ग्रोथ डिपेंडेंट, जिसको ट्रॉपिज्म कहते हैं, मतलब ये डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, प्लांट हार्मोन्स का वजह से होता है। हार्मोन्स पे अभी आएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप का ट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, क्या तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म, टच के अनुसार वो मूव करेगा, या फिर लाइट के अनुसार, या फिर ग्रेविटी के अनुसार, या फिर वाटर के अनुसार, या फिर कोई केमिकल के तरफ, ठीक है। इतना टाइप का ट्रॉपिज्म होता है, समझे इतना? चलिए अभी आप सिर्फ समझते चलिए, अभी बताएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा टॉपिक शिफ्ट हो रहा है, स्पीड के ऊपर बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ, ऊपर जो हमने देखा था दो टाइप का मूवमेंट, एक था नेस्टिक मूवमेंट जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट था, और दूसरा था ट्रॉपिज्म जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट था। ये नेस्टिक मूवमेंट हमने देखा था काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स दे रहा था। जब टचमी नोट प्लांट को टच करते हैं काफ़ी जल्दी वो उसका लीफ फोल्ड हो जाता है, लेकिन वही कोई लाइट का तरफ कोई प्लांट का बेंड होना, या फिर जड़ का पानी की तरफ ग्रो होना, जो भी ट्रॉपिज्म है, ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। ये एक और डिफरेंस पता चल गया दोनों में। अब आ जाइए आगे, यही बात लिखा था इस पैरा में। अब इस पैरा पे आते हैं, वापस से हम अपना ध्यान एनिमल्स पे फोकस करते हैं। देखिए ये जो कंट्रोल मूवमेंट है, एनिमल्स में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो भी क्या तो स्लो, प्लांट में तो स्लो और फास्ट होता ही है, एनिमल में भी स्लो और फास्ट हो सकता है। देखिए, इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अगर हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो हमारे शरीर में, ये एनिमल्स का बात हो रहा है, यहाँ प्लांट से शिफ्ट हो गया, ये एनिमल्स पे बात हो रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमें कुछ तुरंत एक्शन लेना है तो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन भी तुरंत फ्लो होना चाहिए। तो ऐसा होता भी है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काफ़ी तेज़ गति से हमारे बॉडी में मतलब इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। बट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का दो डिसएडवांटेज है, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये उन्हीं सेल्स तक पहुंच सकते हैं जो नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, नॉट ईच एंड एवरी सेल ऑफ एनिमल बॉडी। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, क्योंकि ये तो सिर्फ नर्व सेल्स, शरीर में तो बहुत टाइप के सेल्स है ना, नॉर्मल सेल्स भी तो है, वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगा। ये इन्फॉर्मेशन वही पहुँच पाएगा जहाँ पे नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल्स है जहाँ पे, न्यूरॉन्स है जहाँ पे, ठीक है। ये पहला डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन, ये भी एक न्यूरॉन, ये भी एक न्यूरॉन, एक बार इन्फॉर्मेशन चला गया यहाँ से, दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये वापस से क्या हो पाए, रीसेट हो पाए। तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे हम यहाँ से। तो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तब जाकर दोबारा कोई मैसेज जाता है।
तो ये दो डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी नर्वस सिस्टम का हमारे शरीर में। तो इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारा शरीर एक और सिस्टम यूज करता है जिसको बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम ये रहा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हम हैं, यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, इसको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। ये हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है ये इस टॉपिक में यहाँ पे बताया हुआ है, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है। उस पर थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर का नाम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है एनिमल में? हमने देखा था एनिमल में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हमने देख लिया कि वो हर सेल्स तक मैसेज नहीं जाएगा और दूसरा कुछ टाइम चाहिए सेल को वापस रीसेट होने के लिए। हम लोग नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम यूज़ करके हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। अब प्लांट पे बात करते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है। पहले इसका एडवांटेज देखिए। हार्मोन्स का जो काम करने का तरीका होता है, भले ही वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, दोनों में ही ये हार्मोन्स काफ़ी स्लोली काम करते हैं, ठीक है, पहला फीचर। दूसरा फीचर इसका ये है कि नर्वस सिस्टम का हमने देखा था डिसएडवांटेज कि ये हर सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लेकिन ये केमिकल वाला जो सिस्टम है इसका इम्पैक्ट हर एक सेल्स पे देखने को मिलेगा। दे रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन। वहाँ पे नर्वस कोई टिश्यू हो या फिर नहीं हो, ये हर सेल्स तक पहुँचता है। ये दूसरा फीचर हो गया। फिर तीसरा फीचर ये है कि हार्मोन्स में ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए प्लांट हार्मोन्स होता क्या है। प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स है जो ये तीन काम करते हैं। नंबर 1, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करना और स्टिमुली के लिए रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है। ये प्लांट हार्मोन्स बनते कहाँ पे हैं? तो दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये मान लीजिए कोई प्लांट है तो कहीं पे ये प्लांट हार्मोन बनेगा और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे जाके डिफ्यूज यानी फैल जाएगा। अब कुछ हार्मोन्स का बात करते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कुछ फीचर्स पूछ लेंगे कि हार्मोन कैसे काम करते हैं, तो स्लो है, सभी सेल्स तक पहुँचते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। ये 3 फीचर याद रख लीजिए। प्लांट हार्मोन का डेफिनेशन आ सकता है तो ये याद कर लीजिए, ये करते क्या है, वो 3 चीज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्ड, ठीक है। इतना ही चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए। असली इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से प्लांट हार्मोन है, उनका काम क्या है। टोटल 4 प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। देखिए ऑक्सिन कैसे काम करता है वो देखिए। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसको लाइट दिखा तो एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, वो तुरंत बनना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? एट शूट टिप, एकदम प्लांट के एकदम टॉप पार्ट में वो हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और ये हार्मोन का काम है सेल्स को लंबा कर देता है। When light is coming from the one side of the plant, oxygen diffuses toward the shady side of the shoot. अब मान लीजिए यहाँ से लाइट, अगर लाइट अगर ऊपर से आ रहा था तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये कोई प्लांट का शूट है और लाइट यहाँ से आ रहा है, इस दिशा से लाइट आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, इस शूट में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाएगा, तो शेडी साइड, वो साइड जहाँ पे छाया था उस साइड जाके ये हार्मोन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन का काम है कि सेल को लंबा करना, सेल को ग्रो करना, ठीक है। यहाँ से सेल ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पार्ट ग्रो कर रहा है और ये पार्ट ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रो होके ऐसे करके बेंड कर जाएगा, समझ रहे, ये बेंड करेगा और लाइट की तरफ पूरा प्लांट बेंड हो जाएगा। वो यहाँ पे लिखा है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। जो अवे फ्रॉम द लाइट है यहाँ पे वो सेल लॉन्गर हो जाएंगे, ये इसके कारण ये बेंड हो जाएगा। Thus plant appears to bend towards light, समझे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कैसे प्लांट फोटोट्रोपिज्म शो करता है, तो आपको पूरा ये बात यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि ऑक्सीजन जो है वो शेडी पार्ट में जाके डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज याद रखिएगा मतलब फैल जाएगा, और फिर वहाँ पे ग्रो करेगा और फिर
वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सिन का काम। ऑक्सिन का काम है ग्रो कराना। दूसरा है जिब्रेलिन। लाइक ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी स्टेम का ग्रोथ में हेल्प करता है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन हो गया, सेम काम है इसका भी। तीसरा है साइटोकाइनिन, इससे ये प्रोमोट करता है सेल डिवीज़न, और मतलब सेल को, एक सेल है वो 1 से 2, 2 से 4, ऐसा बहुत सारा सेल डिवीज़न करने में हेल्प करता है। तो जाहिर सा बात है ये टाइप का हार्मोन कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे सेल डिवीज़न का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि फ्रूट हो गया, सीड हो गया, यहाँ पे ये हार्मोन्स जनरली पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने तीनों हार्मोन पढ़ा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ को प्रोमोट करता है, यहाँ लिखा हुआ था प्रोमोटिंग ग्रोथ, ये तीनों ग्रोथ को प्रोमोट करता है। एक ऐसा भी हार्मोन होता है जो ग्रोथ को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोक देगा, और ये खासकर से वैसा एरिया जहाँ पे जो प्लांट का जो अगर कोई पार्ट का काम नहीं है वहाँ पे ये हार्मोन आता है और उस पार्ट को सुखा देता है, जैसे कि विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते सूख के झड़ना। ठीक है, वहाँ पे ये एब्सिसिक एसिड काम कर रहा होता है। समझे? चलिए, तो ये चारों ही हार्मोन का नाम याद रखेंगे, फंक्शन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इतना ही बात था, लंबा थोड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको आप समझ जाएंगे तो काफ़ी ईजी है, बहुत लिमिटेड यहाँ पे जानकारी है, लेकिन इसको लिखा गया है बहुत गंदे तरीके से। अब जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये एनिमल वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करके एकदम ही इरेलेवेंट टॉपिक था। यहाँ पे एनिमल्स वाला चीज़ डिस्कस नहीं करा था। अगर आपको हार्मोन डिस्कस ही करना तो एक अलग टॉपिक बना कर डिस्कस कीजिए। प्लांट का टॉपिक चल रहा था, अचानक से ये कहाँ से ये टॉपिक आया, मीनिंगलेस टॉपिक, और बीच में कंफ्यूज करके चला गया। ठीक है, तो खैर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, एक बार रिकैप कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये चीज़ तो आप समझ गए, प्लांट मूवमेंट दो टाइप का, दोनों का फीचर क्या क्या है। ठीक है, ये भी समझ गए क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन वाटर अमाउंट। दूसरा है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। अलग अलग टाइप का स्टिमुली है, अलग अलग टाइप का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हमने ये सब टर्म समझ लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्या करेंगे, 2-3 ऐसा डायग्राम दे देंगे, ऐसा 2-3 डायग्राम देंगे, यहाँ पे नेगेटिवली लिख देंगे, यहाँ पे पॉजिटिवली लिख देंगे, और अलग अलग चेंज करके लिखेंगे और बोलेंगे कौन सा सही डायग्राम है उसको चूज करो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, डिस्कस कर लिया हमने, ऊपर ही लिख रखे हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। पहला मतलब ये इसका आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं, मूवमेंट ऑफ लीव टुवर्ड्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, मतलब ये तो वही है नेस्टिक मूवमेंट, और मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट ये है फोटोट्रॉपिज्म। दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो यही डिफरेंस है। पहला ये तो नेस्टिक मूवमेंट है, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट, है कि नहीं। मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट फोटोट्रॉपिज्म है ये थोड़ा फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। फिर ये क्यों होता है नेस्टिक मूवमेंट, ड्यू टू चेंज इन वाटर प्रेशर, और ये होता है ड्यू टू प्लांट हार्मोन्स। समझिए, ऑक्सिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस बिटवीन, याद रखिएगा। इससे पहले भी हमने एक डिफरेंस याद किया था जो कि था इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में। ये दूसरा डिफरेंस बिटवीन हुआ। इस चैप्टर में बहुत डिफरेंस बिटवीन आपको याद करना पड़ेगा, 2 अभी तक हमने याद रखा है। तीसरा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। कौन सा हार्मोन ग्रोथ प्रोमोट करता है, तो 3 हमने याद रखा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, कोई एक लिख देना है। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ ट्रेंडिल अराउंड अ सपोर्ट। ऑक्सिन कैसे प्रोमोट करता है ग्रोथ को, तो टेंड्रिल वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे जिक्र था टेंड्रिल का। यहाँ पे याद था, हमको बता रहे थे कि जो पार्ट टच में आया है वो पार्ट उतना ग्रो नहीं करता है। ये कोई टेंड्रिल है मान लीजिए, ये पार्ट उतना ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, और ये पार्ट ग्रो कर जाएगा। इस वजह से ये लकड़ी के आसपास ऐसे लत्ती में फंस जाता है कि नहीं। तो आप समझे ये क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गया होगा। जो पार्ट टच में नहीं है, अवे फ्रॉम द स्टिक वाला पार्ट में, यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया होगा। ये पार्ट ग्रो कर रहा है, ये पार्ट ग्रो नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये बेंड हो गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। आपको शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट बताना है। तो एक डायग्राम यहाँ पे बना रखे हैं। हमने क्या किया, एक वेसल लिया,
उसमें एक पी सीडलिंग यहाँ पे प्लांट कर दिया और यहाँ पे एक हमने वाटर पॉट रख दिया है। ये पोरस पॉट है, मतलब ये पानी जो है वो मिट्टी में आ सकता है, ये सॉइल है यहाँ पे। कुछ दिन तक छोड़ देंगे, कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे जी कि इसका जो रूट है वो वाटर की तरफ मूव कर गया है। इसी को बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, बस इतना ही था यहाँ पे। लास्ट टॉपिक है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। काफ़ी इजी टॉपिक और अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए इसको आराम से कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि जो नर्वस सिस्टम था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का यूज़ करके मैसेजेस को भेजता था। ठीक है, और मैसेजेस को लेता भी था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हमने देखा था। डिसएडवांटेज ये था कि ये मैसेज हर सेल्स तक यानी हर टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पा रहा था। सिर्फ उन्हीं सेल्स या फिर टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स तक पहुंच पा रहा था जो कि नर्व सेल्स के जरिए कनेक्टेड थे। हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये इसका एक ड्रॉबैक था। ये ड्रॉबैक सुलझाया हार्मोनल सिस्टम, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हार्मोनल सिग्नल सिस्टम को केमिकल सिग्नल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो मैसेज है, इसका जो इफेक्ट है वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। समझे, इसका एडवांटेज यही है, मेन एडवांटेज कि ये बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हार्मोन्स हैं ना जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सभी हार्मोन्स जो है वो उसको एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करता है। एक यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसको आप ऐसे समझिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मेल बॉडी, ये है फीमेल बॉडी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लैंड देखने को मिलेंगे। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ये सभी ग्लैंड है। ठीक है, ये सभी ग्लैंड क्या करते हैं? ये सभी ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स छोड़ते हैं। हार्मोन्स कहाँ पे छोड़ते हैं? तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में अपना जो रस है वो छोड़ देते हैं। तो ये सभी नेटवर्क ऑफ जो ग्लैंड है, ये सभी जो ग्लैंड है, ये कैसे अपना हार्मोन छोड़ते हैं, ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ग्रीन से अंडरलाइन कर रखे। ठीक है, ऐसा ही एक मिलता जुलता वर्ड होता है, ये है एंडो, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ जान लीजिए। एंडोक्राइन सिस्टम में यही होता है कि इसमें जो भी हार्मोन्स छोड़ा जाता है वो कोई ट्यूब या फिर डक्ट का हेल्प से नहीं छोड़ा जाता है। जो भी हार्मोन्स निकलता है, जो भी ग्लैंड से, जो भी हमने नीचे ग्लैंड देखा, ये सभी ग्लैंड जो अपना हार्मोन्स है, जो अपना रस है, वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देते हैं। अलग से कोई डक्ट या फिर ट्यूब नहीं होता है। ठीक है, जबकि एक्सोक्राइन सिस्टम में एक डक्ट या फिर ट्यूब का यूज़ किया जाता है और फिर उस हार्मोन्स को छोड़ा जाता है। ठीक है, बस इतना जान के रखिए। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ था केमिकल सिग्नल, यानी ये जो एंडोक्राइन सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये सभी शरीर के सभी सेल्स तक पहुँच सकता है। तो अब एक एक करके सारे ये हार्मोन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला हार्मोन जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो है एड्रेनल हार्मोन। ये हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन है तो इसको किसी ग्लैंड ने छोड़ा होगा, तो कौन सा ग्लैंड छोड़ा है? तो इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। देख लेते हैं फिगर में कहाँ पे है, क्योंकि यह डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है। यहाँ पे है। एग्जाम में ऐसे करके एरो दे देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे, बोलेंगे ग्लैंड को आइडेंटिफाई कीजिए और ये जो हार्मोन छोड़ता है उसका फंक्शन भी लिखिए। तो फिलहाल तो आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है। तो किडनी के ऊपर ये कैप जैसा किडनी के ऊपर लगाए, किसी ने टोपी पहना दिया, किडनी के ऊपर ऐसे कैप जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसी को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है? हर एक ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ता है? अभी हमने याद किया, तो एड्रीनलिन ये हार्मोन छोड़ता है। अब ये हार्मोन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये रहा एड्रेनलिन क्या करता है वो देखिए। एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है, स्क्विरल का एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए एक स्क्विरल जो है वो एक डेंजरस सिचुएशन में आ गया। ठीक है, अब उस डेंजरस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा? स्कैरी सिचुएशन में उसके पास दो ऑप्शन है, क्या तो वो लड़े या फिर वहाँ से भाग जाए, यानी वो क्या तो वहाँ पे फाइट करे या फिर रन अवे। इसको बहुत ही फेमस, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट, यही दो ऑप्शन है उसके पास। तो भले ही वो लड़े या फिर भागे, दोनों ही केस में उसका बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा उस इमरजेंसी से निपटने के लिए, क्योंकि दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। तो इसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को तैयार करने का काम कौन करता है? एड्रेनलिन करता है।
अब ये कैसे करता है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो तो हमने अभी समझ लिया कि एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड हैं वो सभी अपना हार्मोन्स कहाँ पे छोड़ते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड में छोड़ते हैं, ठीक है। एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, समझ गए, ब्लड के जरिए ये जो हार्मोन है, जो रस है, वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगा। तो ये हार्मोन किसको टारगेट करता है? द टारगेट ऑर्गन इंक्लूड्स द हार्ट। ये मेनली दिल को टारगेट करता है, ठीक है। दिल तक ये हार्मोन पहुंचा, उसके बाद क्या करता है हार्ट, क्या करता है, ये हार्मोन जैसे ही ये हार्ट में आते हैं तो हार्ट तुरंत बीट्स फास्टर, वो दिल तेजी से धड़कना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन मोर सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। जब हार्ट तेजी से बीट करेगा तो ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से बॉडी में सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड में हमें पता है ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन अब मिलने लगेगा, ठीक है। फिर ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन ये दोनों जगह ब्लड सप्लाई को कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, क्या तो हमें फाइट करना है या फिर यहाँ से भागना है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में ये दोनों काम, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने का काम और स्किन को ठीक रखने का काम, ये सब बाद में भी किया जा सकता है। इसलिए इस इमरजेंसी सिचुएशन में जो है इन दोनों जगह पे ब्लड सप्लाई कम कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है फिलहाल के लिए। इसके बाद दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। यहाँ से जो ब्लड फ्लो कम हुआ था वो एक्स्ट्रा ब्लड को डाइवर्ट कर दिया जाता है स्केलेटल मसल्स की तरफ, मतलब वो मसल्स जो हड्डी के आसपास है, ठीक है, जो भागने में या फिर लड़ने में हेल्प करेंगे। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रीव मसल्स। सांस लेने का गति तेज हो जाता है ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में। हमारा बॉडी देखिए कैसे प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हार्ट बीट फास्ट हो गया, इससे क्या हुआ, ब्लड फ्लो हर जगह इंक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से ऑक्सीजन फ्लो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सांस लें और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए हमें। और दूसरी तरफ हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन ये सब का तरफ ब्लड फ्लो कम कर दिया गया, और वो ब्लड फ्लो को कहाँ डाइवर्ट किया गया, टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स। यहाँ तक बात क्लियर है? ये इसको इसलिए डिटेल में समझा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि एड्रेनलिन कैसे काम करता है, ठीक है। ऑल दिस रेस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। ये सभी चीज़ों से हमारा बॉडी जो है तैयार होता है, हमारा बॉडी या फिर किसी भी एनिमल का बॉडी तैयार होता है उस सिचुएशन से निपटने के लिए, ठीक है। बस इतना ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जितने भी हम टिक कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों जो ग्लैंड है वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स छोड़ते हैं। 7 हार्मोन्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। 7 में से एक हमने कवर कर लिया है, एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन छोड़ रहा था? तो एड्रीनलिन ये हार्मोन छोड़ रहा था। नाम काफ़ी मिलता जुलता है तो याद करने में ईजी रहेगा आपके लिए। और ये कैसे काम करता है वो हमने देख लिया। एक लाइन में अगर इसका फंक्शन पूछे तो इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, ठीक है। सब लिख के रखे हैं आगे टेबल में, वहाँ मिल जाएगा आपको। अभी आप सिर्फ समझिए। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इस ग्लैंड के बारे में, थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड इसी नाम से मिलता जुलता ये एक हार्मोन भी छोड़ता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, THYROXIN। थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। इसका काम क्या है वो देख लेते हैं, देखिए। थायरॉक्सिन regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth। थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन काम यही है कि ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपको पता है कि हमारा शरीर कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे शरीर में। तो एक सेल के अंदर क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो मतलब जो डाइजेशन होता है वो एनर्जी रिलीज करवाना, प्लस छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि हमारा शरीर में प्रोटीन बनता है, हमारा बॉडी बनता है, लेकिन ये साइज बढ़ता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस, बड़े को छोटे में टूटना और छोटे जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनना, ठीक है, खाना पचाना और शरीर में लगाना, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, समझे। तो ये मेटाबॉलिज्म सबसे मेन काम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट वर्ड याद रखिएगा, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म कौन करता है ये? तो यही थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, समझे।
तो यहाँ पे मेनली तीन न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। खाना में यही तीन चीज़ मिलता है मेनली, तो यही तीनों का मेटाबॉलिज्म ये हार्मोन करता है। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा इसके बारे में दो बात एक्स्ट्रा याद रखिए। पहला कि ये थायरोक्सिन हार्मोन तभी निकलेगा जब आपके शरीर में आयोडीन हो। इसलिए आप कभी एडवर्टीजमेंट में सुने होंगे कि हमें आयोडीन नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, ये पहला बात। और दूसरा बात ये है कि अगर आपके शरीर में आयोडीन का कमी हो गया ना, आयोडीन डिफिशिएंसी हो गया आपके खाने में, तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी रहता है कि आपको क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, गला फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन का लोकेशन, थायराइड का आप लोकेशन देखेंगे तो गले का यहीं पे होता है। ये ठीक से काम नहीं करेगा, ये फूल जाएगा और आपको गोइटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बात जानना हमने इसके बारे में। पहला, ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो आयोडीन जरूरी है। अगर आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है इस हार्मोन का, तो रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। समझे, ये चार चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर ये चार बात आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन छोड़ता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन छोड़ता है। कहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा। जब हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे थे तब भी हमने इसका जिक्र किया था, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कौन सा हार्मोन छोड़ा, पिट्यूटरी, ये ग्रोथ हार्मोन छोड़ा। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रोथ, ये आपका मतलब बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। समझे, अगर इसका कमी हो गया तो आपका जो हाइट है वो उतना नहीं बढ़ेगा, आप मतलब डॉर्फिज्म, बौने हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा सीक्रेट हो गया आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन तो आप क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, एक्सट्रीमली टॉल हो सकते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इसके अलावा इस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जितने भी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सभी का फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। यही बताता है कि कहाँ पे कितना ज़रूरत है, कहाँ पे किसका कमी हो रहा है, कहाँ पे एक्सेस हो गया। तो ये सभी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। तो अभी तक हमने तीन पढ़ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये भी ब्रेन का ही यहीं पे एक और ग्लैंड है, इसको भी पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मेनी हॉर्मोन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। उम्मीद करता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। सिंपल सा बात यह है, हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारण से ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पाया, तो इससे रिलीज कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, इस चीज़ को रिलीज करेगा, कि मतलब एक बताएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम ये रिलीज करो, तब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग रिलीजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम लिख रखे हैं टेबल में, पहले से लिखा हुआ था, ये रहा। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। समझ गए, ग्लैंड, हार्मोन का नाम और फंक्शन अच्छे से टेबल में दिया हुआ है। चलिए, तो ये भी कवर हो गया। कितना कवर कर लिया हमने, 1 2 3 4, अब बचा है और 3। देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। अब हमें पढ़ना है दो हार्मोन्स के बारे में। एक है ये, मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजेन हार्मोन। देख लीजिए, सबसे पहले ये रिलीज कौन करता है, तो मेल्स के केस में टेस्टिस रिलीज करता है, इसको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे डिटेल में। और फीमेल्स के केस में ओवेरी ये हार्मोन रिलीज करता है। फंक्शन क्या है, उम्मीद करते हैं आपको मालूम ही होगा, फिर भी बता देते हैं कि जो चेंजेस होते हैं एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, जब आप 10-12 साल के होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, प्यूबर्टी का एज होता है वो, तो आपके शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो चेंजेस यही हार्मोन्स करवाते हैं। कौन से चेंज, तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं। लड़कों के केस में क्या क्या चेंज होगा, तो देखिए
आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी पीनस का साइज वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर हेयर्स इन पब्लिक पार्ट्स, आपके कांख में या फिर जांघों के बीच में जो बाल है वो आएंगे, वॉइस चेंज होगा आपका, ठीक है, नाइटफॉल हो सकता है। तो ये सब चेंजेस मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है, ठीक है। और वैसा ही चेंजेस फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजन करवाएगा, ठीक है। ओवेरीज इसको प्रोड्यूस करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इसके साथ साथ रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मंथ जो पीरियड्स होता है वो यही हार्मोन रेगुलेट करता है उसको, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आप इसको याद कर लीजिए, और तो कुछ है नहीं। और एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इसका स्पेलिंग के ऊपर, यहाँ पे OESTROGEN लिखा हुआ है, इसको भी एस्ट्रोजेन ही पढ़ेंगे या फिर आप इसको सिंपली ES सामने का O हटा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है, जो आपको अच्छा लगेगा वो यूज़ कीजिए, ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए, अब आ जाइए अगले हार्मोन पे। हमने अब कवर कर लिया लगभग 6 हार्मोन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। सॉरी, ये नहीं हुआ है, चौथा, पांचवा, छठा, इतना यूज हो गया। पेनक्रियाज सिर्फ अब बचा हुआ है, पेनक्रियाज भी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। इसका काम है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, आपके ब्लड में कितना शुगर लेवल है, ज़्यादा हो गया तो काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है बाकी सब ऑर्गन्स पे, आपका आँख खराब हो जाएगा, बार बार पेशाब आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ होने से, इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ना मतलब डायबिटीज़ हो गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर में जो पेनक्रियाज है वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन नहीं रिलीज कर पाता है। अगर इंसुलिन अच्छा खासा होगा आपके शरीर में तो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अगर इसका कमी हो गया तो आप ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसको डायबिटीज़ कहेंगे, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत लोग को जब डायबिटीज़ हो जाता है तो वो अक्सर इंजेक्शन लेते हैं। वो इंजेक्शन में होता क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो, क्योंकि आपका शरीर में इंसुलिन तो बन नहीं रहा है, पेनक्रियाज उतना इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहे, तो बाहर से इंसुलिन डाला जाता है शरीर में इंजेक्शन के थ्रू। आप देख रहे हैं ये रहा पेनक्रियाज, ये जब उतना अच्छा अमाउंट में इंसुलिन नहीं रिलीज कर रहा है आपके शरीर में, ये क्या होता है, ज़्यादा बैठने से, आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये डोरमेंट हो जाता है, उतना अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके शरीर में इंसुलिन का कमी हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। इसलिए बाहर से क्या होता है, इंजेक्शन देके आपके शरीर में इंसुलिन डाला जाता है ताकि ब्लड शुगर मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए, तो इतना बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इंजेक्शन नहीं लेते हैं, वो टैबलेट्स लेते हैं ताकि टैबलेट्स के थ्रू ज़बरदस्ती शरीर में इंसुलिन लाया जाए। जब टैबलेट्स भी काम करना बंद कर जाए तो लास्ट ऑप्शन हम लोग इंसुलिन लेते हैं, सॉरी इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और एक फंक्शन और एक ग्लैंड था जिसके बारे में आपके बुक में लिखा हुआ नहीं था, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका काम छोटा सा है, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आता नहीं है ये एग्जाम में, फिर भी लिख के रख दिए, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन पे कौन सा ग्लैंड है और कौन सा हार्मोन छोड़ता है। बताइए, ये कौन सा हार्मोन छोड़ेगा, तो आप बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन छोड़ेगा ये। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन छोड़ता है, रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन छोड़ेगा, तो नाम से इजी था, थायरोक्सिन। इसका भी नाम से आ रहा था, एड्रेनलिन। ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो इंसुलिन। ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन। बताइए फंक्शन क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन तो नीचे लिख ही दिए हैं, आप अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो का टाइम बढ़ते जा रहा है, उसलिए एंड करना पड़ेगा। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर में कब और कितना अमाउंट में हार्मोन रिलीज होगा, ये कैसे रेगुलेट होता है, तो बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो जो पेनक्रियाज ये जो ग्लैंड है, कौन सा इंसुलिन हार्मोन छोड़ेगा, तो उसके जो सेल्स है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, हमें अब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फीडबैक, जैसा फीडबैक मिलेगा शरीर से, अगर कमी हो गया तो रिलीज कर देंगे, ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर देंगे, ठीक है। ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है, ये याद रखिएगा। ये टेबल पूरा ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ता है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, समझ गए। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी ऑर्गन्स का फंक्शन को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ता है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, इजी। पेनक्रियास इंसुलिन छोड़ते हैं, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन छोड़ता है, फंक्शन देख ही लिए, इसका भी फंक्शन देख ही लिए।
एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन छोड़ता है, ये प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर अ फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हार्मोन रिलीज करे। इजी, सातों अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इससे चैप्टर एंड हो गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो अपना हार्मोन्स कहाँ छोड़ते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड में जाते हैं और फिर जहाँ पे जरूरत हुआ वहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो अपना मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है इसमें से क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। और ये कौन सा हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, तो थायरॉक्सिन, जो कि क्या करेगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगर आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक है ना, जो कि दो चीज़ से बना होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो, पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए तो ये हो गया। तीसरा, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। एड्रेनलिन से कैसे हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, तो देख ही लिए थे शुरू में कि सबसे पहले हार्ट में वो जाता है, फिर हार्ट बीट इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद जो भी होता है वो पढ़ ही लिए, वही पूरा पैरा लिख देना था जो हम ग्रीन से ड्राइंग किए थे। चौथा, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करना। उनके शरीर में पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं रिलीज कर पा रहे, इसलिए उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ रहा है ताकि वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ समरी दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम, दो केमिकल सिस्टम जो भी बोल लीजिए, ये दोनों मिलके ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी आता है कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो अभी देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समरी समझिए इसका। द रेस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू रिफ्लेक्स एक्शन। नर्वस सिस्टम कैसे कैसे रेस्पॉन्स देता है, तो हम वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर वॉलंटरी, दिमाग लगा के कि चलना है, दौड़ना है, पढ़ना है, ये सभी वॉलंटरी एक्शन होते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शन जो हम बिना सोचे कर दे, ठीक है। इन सभी का बीच में डिफरेंस बिटवीन तैयार करवा भी चुके हैं। ये जो जितना भी इस चैप्टर का जितना भी डिफरेंस बिटवीन है ना, हम आपको वेबसाइट में नोट्स पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको एक बार में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ में भी लिख रखे हैं, ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेंगे और उससे भी काम चल जाएगा आपका, जैसा आपको ठीक लगे। तीसरा, नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट मैसेजेस। समझ ही गए। नर्वस सिस्टम गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड एक्ट थ्रू आवर मसल्स। सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता है और मसल से एक्शन परफॉर्म करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट एनिमल दोनों में देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देखिए। ये वाला ये छूटा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। आप ही बताइए कौन सा प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन एनिमल, थायरॉक्सिन एनिमल, ये भी एनिमल, ये है प्लांट हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। इसका फंक्शन बता सकते हैं क्या था, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जिससे कि मतलब फ्रूट्स और का ग्रोथ काफ़ी तेजी से हो। ग्रोथ हार्मोन एक टाइप का ये। बाकी तो हमने कर लिया था। नंबर 6, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म ऑकर इन प्लांट्स। तो ये भी हम देख ही लिए थे, फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है। तो ये एक हार्मोन है था, ऑक्सीन का हेल्प से होता है। जैसे ही लाइट आता है कहीं से, तो ऑक्सीन जो है वो कहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है, तो टुवर्ड्स द शेडी पार्ट, ठीक है, जहाँ पे धूप नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से वो एरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है और ये वाला एरिया का ग्रोथ कम होता है, जिस वजह से प्लांट बेंड होना अपेयर होता है। अंडरलाइन किए थे, वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट। प्लांट में कैसे होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो वही हार्मोन्स का हेल्प से। जो भी हार्मोन्स हमने पढ़ा था, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो सब लिख देना है इसमें। नंबर 11, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फेमस क्वेश्चन है ये।
पहला डिफरेंस है कि जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट स्पीड में काम करता है। अगर हमारा हाथ गलती से कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर गया तो तुरंत हटा लेगा। अगर हम चाहें कि दौड़ना है तो तुरंत दौड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी तेज़ गति से काम करता है, लेकिन हार्मोनल सिस्टम का स्पीड स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो शरीर पहले डिटेक्ट करेगा, फिर हार्मोन छोड़ेगा, फिर वो हार्मोन ब्लड के जरिए धीरे धीरे पहुंचेगा, तब जाके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। तो ये थोड़ा स्लो स्पीड में काम करता है। हमारा हाइट बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है कि नहीं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल थ्रू नर्व फाइबर। यहाँ पे जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर के थ्रू। नर्व फाइबर मतलब बहुत सारे नर्व सेल्स का बंडल, बहुत सारे सेल्स मिलकर नर्व फाइबर बनाते हैं। और यहाँ पे केमिकल मैसेंजर जैसे कि हार्मोन्स ट्रैवल थ्रू ब्लड। यहाँ पे मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू ब्लड, ठीक है, हार्मोन्स के जरिए। लेकिन यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर हो रहा था थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर, ठीक है। इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। आप हाथ जला, हाथ हमने हटा लिया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हार्मोनल सिस्टम का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। मतलब एक बार अगर आपका हाइट बढ़ गया तो वो बढ़ा ही रहेगा, फिर कमेगा नहीं, समझे, ऐसा कुछ इफेक्ट होता है। स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं इसमें। एक हाथ चला तो आप पूरा हाथ ही हटाएंगे, यानी कि आप अपना पैर, पूरा शरीर हटा लिए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हार्मोनल सिस्टम में कैन रीच मेनी सेल टाइप्स थ्रू आउट बॉडी। इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा शरीर पर होता है, समझे। तो ये 4 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे दोनों में। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 12, What is the difference between manner in which movement takes place in sensitive plant and movement in our legs? सिंपल सा बात है, एनिमल का जो मूवमेंट है और प्लांट का जो मूवमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इजी है। हम मूवमेंट कैसे कर रहे थे? हमारा वॉलंटरी एक्शन होता है, हम सोच समझ के अपना पैर को मूव करवाते हैं। उसके बाद लेकिन जो प्लांट है उसमें मूवमेंट कैसा होता है? तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमने देखा था प्लांट 2 टाइप का मूवमेंट करता है, एक होता है ग्रोथ रिलेटेड और एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट वाला बात हो रहा है, ठीक है। जैसे कि छुई मुई प्लांट का एग्जांपल हमने देखा था। तो ये क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब आपने टच किया तो ही वो मूवमेंट किया, मतलब ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। आप टच करेंगे वो बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा लेग्स का मूवमेंट वॉलंटरी एक्शन होता है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा जो मूवमेंट है लेग्स का, उसको CNS मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये आते हैं, ये दोनों का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। पहले तो ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इसके थ्रू एक्शन लेते थे। लेकिन यहाँ पे नो स्पेशल टिश्यू फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यहाँ पे कोई ऐसा टिश्यू नहीं होता है। हमारे शरीर में ये सब टिश्यूज़ है, नर्व फाइबर्स है। तीसरा डिफरेंस, मूवमेंट ड्यू टू वाटर लॉस इन लीव्स। लीव्स है LEAVES। हमें पता था ये मूवमेंट क्यों करता है, क्योंकि लीव्स में पानी का जो बैलेंस है, टर्गर प्रेशर याद है, उसको कम बेसी करके लीव्स मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन हमारा लेग्स का मूवमेंट कैसा होता है, हमारे मसल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा मूवमेंट होता है। पानी के चेंज से हमारा मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, 3 काफ़ी ऑब्वियस पॉइंट का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। आपको मिलेगा क्या क्या, ये जो भी हम लिख रखे हैं ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। ये पहला अंडरलाइन PDF आपको मिल जाएगा, PDF। दूसरा, इस चैप्टर का जो भी नोट्स है और ये जितना भी डिफरेंस बिटवीन सब जो भी इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है, वो सभी डिफरेंस बिटवीन हम नोट्स में डाल देंगे। ये आप पूरा देख सकते हैं, PDF में डाउनलोड करके आप प्रिंट ले लीजिएगा, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सभी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर नोट्स, और लास्ट में लिख दीजिएगा बाय CBSE गाइडेंस। इतना लिख के सर्च मारिए, पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता है आपको चैप्टर से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा चैप्टर पढ़ के। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, मैथ्स के, साइंस के, SST के, इंग्लिश के, उसको देखिए आप, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं पहुँचत किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।